जय हिंद जवानों, आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान के बारे में, यानी आपका साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बारे में। जो क्वेश्चंस रासायनिक विज्ञान से आपके एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हो चाहे कैसा भी हो, थोड़े आज ज्यादा क्वेश्चंस हमने रखेंगे। क्लास को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि अब अंतिम समय है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स की जान पड़ने वाला है। आपके एग्जाम्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वो जीके में आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बायोलॉजी हो गया, यानी कि जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ठीक है। और आपका कौन सा हो गया, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की हमारी क्लास पहले हो चुकी है, जिसने नहीं देखा इस क्लास के बाद आप देख लेना। और हमारी रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन आज हम करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। और आप इसको टेस्ट की तरह ले सकते हो, क्योंकि टॉपिक्स वाइज मैंने बहुत सारे आपको पढ़ाए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में मैंने आपको करवाया हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको याद है या नहीं है, क्योंकि टेस्ट देने में मजा भी आता है आप सभी को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो जैसा आपकी मर्जी वैसे आप करते हुए चलो, बस जो क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूं उनको याद कर लेना, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, कि परमाणु का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? परमाणु का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एटम आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो परमाणु का जो सबसे छोटा भाग होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटा भाग होता है परमाणु का। आगे बढ़ते हैं। अणु बनता है, अणु किस चीज से बनता है? अणु किस चीज से बनता है आपको बताओ। तो अणु किससे बनता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं से अणु बन रहा होता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं से क्या बनता है? अणु बनता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका परमाणु हो जाएगा, क्योंकि जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तब जाके अणु बनता है। तो अणु और परमाणु में जो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, आज के बाद हो जाएगा याद, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो परमाणु क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु सबसे छोटा हो जाएगा। तो परमाणु से दो या दो से अधिक परमाणुओं से क्या बन रहा होता है? आपका अणु बन रहा होता है। तो अपने परमाणु बम भी सुना होगा ना, तो ये चीज। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं ये अपने को बताना है। आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। और आवर्त सारणी वाला चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आवर्त सारणी के आपको करवाने वाला हूं आज वाली क्लास में, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे आवर्त सारणी के, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ओके जी। तो आवर्त सारणी में कितने समूह हो गए? यहां पर 18 समूह हो जाएंगे। कितने ग्रुप्स हो गए? 18। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अपने को बताना है। जब भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे होते हैं, बाएं से दाएं जा रहे होते हैं, तो परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो परमाणु का आकार है वो क्या जाता है? घटता हुआ जाता है। क्या हो जाएगा भाई? घटता हुआ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डिक्रीज होता हुआ जाता है, कम होता हुआ जाता है। जब बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, इसको याद जरूर रखना कि बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, यानी कि ऐसे चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ये वाला कौन सा है? अपने हाथ से चेक कर लिया करो। तो आपका ये वाला कौन सा हो गया? बायां हाथ हो गया। ये वाला कौन सा हो गया? दायां हाथ हो गया। तो बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दूसरा उल्टा क्या होगा? विपरीत हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने भी आपको करवा दिया है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो वो कौन सी होती है? पारा होता है, मरकरी होती है। क्या होता है? मरकरी होता है। आपने थर्मामीटर वगैरह में जरूर देखा होगा, जो लिक्विड सा होता है वो क्या होती है? पारा धातु होती है आपकी,
मरकरी होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है सामान्य तापमान पर, कमरे के तापमान पर। अधात्विक विद्युत की क्या होती हैं? धातुओं वाली स्पेशल क्लास करवाई थी, धातु अधातु वाली, उसमें मैंने आपको डिटेल से सारी बातें समझाई हुई हैं। तो अधात्विक विद्युत की क्या होती हैं? तो जो अधात्विक होती हैं वो विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती हैं। कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो क्या होती हैं ये विद्युत की, कुचालक होती हैं, पुअर कंडक्टर होती हैं, यानी कि इनसे जो विद्युत है उसको गुजारना मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लें तो आपके आ जाएगा रबड़ आ जाएगा, ठीक है, आपके लिए लकड़ी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पिलास वगैरह पेचकस वगैरह यूज करते हैं तो उस पर किसका कवर हो रहा होता है, किसका होता है भाई, इसी का होता है, रबर का। या कोई ऐसी चीजें करते हैं कि बिजली वाला जो भी ये लगा रहे होते हैं, हम लकड़ी से लगाते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर से जो विद्युत है वो प्रवेश नहीं करती, उसी को कुचालक बोला जाता है। तो अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, और जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वायु का प्रमुख घटक कौन सी गैस है? वायु का प्रमुख घटक कौन सी गैस हो जाएगी? वायु का प्रमुख घटक कौन सा है भाई, सॉरी मुख्य घटक आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, मुख्य। तो मुख्य कौन सा है? तो इसका आंसर आज सभी का आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। जो वायुमंडल में कितना होता है, लगभग 78% क्या होती है, वायुमंडल में होती है। और ऑक्सीजन कितनी होती है, लगभग 21% होती है, ये ऑक्सीजन होती है। ठीक है, श्वसन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, श्वसन के लिए प्रमुख कौन सी होती है, तो वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिल रही होती है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें मिल रही होती है। आप सभी को एक प्रॉमिस करना है मुझसे, ठीक है, अपने आप से, कि भाई जैसे ही अब आपका एग्जाम हो जाएगा, तो 10 जुलाई तक आपके सभी के एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद सभी को एक पेड़ जरूर लगाना है, चाहे आप फल का पेड़ लगाओ या किसी और चीज का पेड़ लगाओ, लेकिन एक पेड़ आप सभी को जरूर लगाना है। नेताओं की बात नहीं माननी, अपने बारे में सोचना है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना है। और कम से कम एक पेड़, कम से कम बता रहा हूं, और किसी का नहीं लगा सकते तो फल का पेड़ जरूर लगा लेना, आपको फल भी मिलेंगे, आपके आने वाले बच्चों को फल मिलेंगे। ठीक है, फ्री के, दुकान से नहीं लाने पड़ेंगे, और पेड़ से आपको ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। ठीक है जी, कौन कौन लगाएगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, मैं भी लगाऊंगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, जैसे गर्मियां समाप्त हो जाती है फिर हम पेड़ जरूर लगाएंगे, सभी लगाएंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? और वैसे आप सभी भारत माता के लाल हो और आप सैनिक बनने वाले हो, तो आपसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। तो हमारी भारत माता के लिए क्या हम पेड़ नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगाएंगे, समझ रहे हो? तो सभी को लगाना है। चलो, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, क्योंकि इसी को कम करना है हमें। ठीक है, इसी को कम करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो जितने पेड़ होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते रहेंगे और हमें ऑक्सीजन देते रहेंगे। ठीक है, नेता लोग तो जंगल को कटवाते रहेंगे पैसों के चक्कर में। नींबू का रस कैसा होता है, ये अपने को बताना है। नींबू का रस कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो नींबू का रस कैसे हो जाएगा? तो अम्लीय हो जाएगा। नींबू का रस कैसा हो जाएगा भाई? अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। एक बात समझो इधर से, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे आएगा क्वेश्चंस, तब मैं आपको समझाऊंगा। NaOH का प्रकृति क्या है, ये अपने को बताना है। NaOH की प्रकृति, NaOH की प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो इसकी प्रकृति होगी भाई क्षारीय होगी, क्षारीय। और आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं ना, वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही है, यानी एग्जाम्स में आने वाले ही हैं। साथ में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कि यानी कि एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चंस की अपनी एक वैल्यू है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है कि दिखाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ले आऊं और जिनका एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं हो।
वो क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं। पीएच स्केल पर उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, जो बात हम कर रहे थे वो इसमें सीखेंगे। तो पीएच स्केल पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है ये अपने को बताना है। तो ये अपना जो पीएच स्केल होता है ना, उसमें यहां पर 7 पे क्या होता है, 7 पे होता है आपका उदासीन, और 7 से अगर कम है, 7 से अगर कम है तो क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। 7 से कम वाला अम्लीय हो जाएगा, और 7 से जो जिसका ज्यादा है, 7 से जिसका ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, आपका क्षारीय हो जाएगा। तो यहां पर उदासीन की बात की है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा उदासीन का। अम्लीय 7 से कम, यानी जो आपका एसिड है वो क्या हो जाएगा, 7 से कम, और बेस क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। और इन सभी के जो वो है ना, जो आपसे एग्जाम्स में पूछता है, सभी के पीएच मान, क्या पूछता है आपसे, पीएच मान। तो पीएच मान जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे अपने इंस्टाग्राम पर, मैंने वहां पर सबसे पहले यही डाला हुआ है, क्योंकि यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो अपने इंस्टाग्राम पर जाना क्लास के बाद, और यहां पर ये जो जीके जीएस नोट्स वाला सेक्शन दिख रहा है ना, इसमें सबसे पहले आपको यही दिखेगा पीएच मान। तो इनको सभी को याद कर लेना है। ठीक है जी, चलो लास्ट में फिर से बात कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, अभी क्लास के ऊपर फोकस कर लो। पीएच मान 1 से 6 तक का विलयन कैसे होते हैं। तो 1 से 6 तक के विलयन अभी मैंने आपको बताया था कि 7 से कम वाले कैसे होते हैं। तो 7 से कम वाले कैसे हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। 7 से कम वाले अम्लीय, 7 से ज्यादा वाले क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। अभी बताया था ना। तो पीएच मान में 1 से 6 तक के विलयन को क्या कहा जाता है, अम्लीय विलयन कहा जाता है, एसिडिक नेचर वाले कहा जाता है। बर्फ का पानी में पिघलना कैसा परिवर्तन है। बर्फ का पानी में पिघलना कैसा परिवर्तन है। देखो 2 तरीके के परिवर्तन आपसे पूछता है, एक तो हो गया भौतिक परिवर्तन, एक हो गया रासायनिक परिवर्तन। मैं आपको समझाता हूं। भौतिक परिवर्तन वो होता है, उसको कहा जाता है जिससे अगर चीज बदल गई तो सेम वो दोबारा उसी पोजीशन में आ सकती है। ठीक है, तो जैसे कि बर्फ का पानी में पिघलना क्या हो गया, ये भौतिक परिवर्तन है कि बर्फ से पानी बन गया, लेकिन उस पानी से दोबारा हम बर्फ बना सकते हैं। कुछ बदलाव हुआ, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि बर्फ से अगर पानी बन गया तो फिर क्या है, फ्रिज में रखेंगे, दोबारा पानी से बर्फ बन जाएगी। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो रसायनों की वजह से होता है, वो केमिकल्स की वजह से होता है। इसका मतलब क्या है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, कि एक बार जो चीज है वो बदल गई, उसको दोबारा वापस उस पोजीशन में नहीं लाया जा सकता। जैसे हम क्या, बर्फ से पानी बना, लेकिन पानी से दोबारा बर्फ बना लिया। लेकिन अगर क्या हुआ, दूध से दही बन गया, तो क्या दही से दोबारा दूध बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। लोहे पर जंग लग गई, क्या उसको हटाने के बाद दोबारा लोहा बनाया जा सकता है जंग का, तो जंग का लोहा दोबारा नहीं बनेगा, वो वेस्टेज हो गया है। तो समझ रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया। तो बर्फ का पानी में पिघलना कैसा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, ये अपने को बताना है। अभी मैंने आपको बताया था। तो लोहे पर जंग लगना, तो क्या वो जो जंग लग गई, क्या उससे दोबारा लोहा बनेगा, नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये अपने को बताना है। NaCl इसका नाम भी पूछता है, पूरा नाम आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड इसका पूरा नाम हो जाएगा। और ये क्या है, लवण है, नमक है, साल्ट है। ये NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। ये लवण होता है, नमक होता है। ठीक है, लवण नमक। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। H2O है, पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। CO2 किसका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। NaCl किसका हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, नमक का, लवण का हो जाएगा। O2 क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है, चलो। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो साबुन बनाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। मैंने एक क्लास में आपको साबुन हो गए, अपमार्जक हो गए, उन सभी के बारे में याद करवाया था ना। तो वह उन्हीं से क्वेश्चन निकला है।
तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा साबुनीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साबुनीकरण। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? साबुनीकरण कहेंगे। पीएच का पूरा नाम क्या है? पीएच का पूरा नाम क्या है? तो पीएच का पूरा नाम हो जाएगा भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन। भाई मान जा यार, पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन की शक्ति। छोड़ो यार, ठीक है, एन है वो लास्ट में, ये देख लेना। तो पीएच का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, हाइड्रोजन की शक्ति। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम कल ही याद करवाया था। एलपीजी का पूरा नाम सभी स्टूडेंट को। तो इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसका सभी को आंसर करके बताना है। हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो हिंदी में हो जाएगा आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा आपकी एलपीजी। इसी को क्या कहा जाता है? इसको रसोई गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? रसोई गैस बोला जाता है, या इसी को हम कुकिंग गैस बोलते हैं। कुकिंग गैस या रसोई गैस के नाम से इसे जाना जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर है सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। किसकी खोज ने परमाणु के नाभिक की पहचान की? तो परमाणु के नाभिक की पहचान है, की खोज है, वो किसके द्वारा की गई है, अपने को बताना है। तो किसके द्वारा की गई है भाई? ये की गई है रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? रदरफोर्ड के द्वारा है। इसकी खोज है वो की गई है रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक की बात आई है, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो बाहर वाला एरिया होता है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? इस पे नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, ऋणात्मक। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी नहीं होता, उदासीन होता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं। ग्रुप समूह कितने होते हैं? वो 18 होते हैं। और आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो आवर्त सारणी के जो इंपोर्टेंट है उन सभी को आपको पढ़ लेना है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। स्टार्टिंग के 10 याद कर लो, ज्यादा याद नहीं कर सकते, मुझे भी पता है, तो 10 याद कर लो, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। हाइड्रोजन बहुत बार रिपीट होता है, हीलियम रिपीट होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। इन चारों को तो याद कर ही लेना। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन ही। तो आवर्त सारणी में शुरुआत ही इसी से होती है, हाइड्रोजन से। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस कौन सी हो जाएगी? नोबल गैस। ठीक है, इसको नोबल गैस लिख देता है डायरेक्ट। तो इंग्लिश हिंदी वाले दोनों ही कर लेना, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस। तो नोबल गैस कौन सी हो जाएगी? हीलियम गैस है, वो क्या हो जाएगी आपके यहां पर? नोबल गैस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी होती है? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी हो जाएगी? तो चांदी है, वो सबसे अधिक विद्युत चालक हो जाएगी। ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है, ये अपने को बताना है। ग्रेफाइट तो किसका होता है भाई? कार्बन का। ग्रेफाइट किसका होता है? कार्बन का होता है। तो ग्रेफाइट किसका हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा। अधातुएं आमतौर पर कैसी होती हैं? धातुएं क्या होती हैं भाई? धातुएं चमकदार होती हैं। धातु की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। धातुएं हैं वो आपकी चमकदार होती हैं, नम्य होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती है? भंगुर होती हैं, ब्रिटल होती हैं, ब्रूटल होती हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं? भंगुर होती हैं, कि यानी कि ये टूट जाती हैं जल्दी। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धातुएं इसके विपरीत होती हैं। ठीक है, धातुएं चमकदार भी होती हैं, तन्य भी होती हैं, आघातवर्धन्य भी होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है लेकिन चमकदार है? अभी मैंने क्या बताया था कि धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन उसमें हर चीज में क्या है, कुछ अपवाद है। तो वही हमसे पूछा है कि कौन सी अधातु है जो चमकदार है, ये अपने को बताना है। अधातु है लेकिन चमकदार है, तो वो कौन सी हो जाएगी, अपनी आयोडीन हो जाएगा। जो आयोडीन धातु है ना, वो अधातु है ना, वो क्या है भाई, चमकदार है। आयोडीन अधातु क्या हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। HCl का पूरा नाम क्या है? HCl, तो HCl का पूरा नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। लिटमस पेपर नीला हो जाता है जब उसे खालिस्तान में डाला जाता है। देखो भाइयों, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप क्लास को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, याद करोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा और एग्जाम में जाकर आप एक बहुत अच्छा स्कोर करके आप सिलेक्शन ले लोगे। वरना दोबारा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, या तो आर्मी अग्निवीर की ही करोगे या किसी और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपके पास सिर्फ क्या है, 10 दिन का समय बचा हुआ जिसमें आपको जी जान लगानी है। तो अगर आप जी जान लगा दोगे, पूरी जिंदगी है वो सफल हो जाएगी, ये समझ लो। ठीक है, चलो आज मोटिवेशन यही है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मम्मी इंतजार कर रही है कि कब उनकी बहू आएगी, या मम्मी इंतजार कर रही है कि बेटी है वो अच्छे से सफल हो जाएगी, तो बेटा लग जाएगा तो उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। जो लोग ताना मारते हैं मेरे बेटे को, मुझे वो नहीं मिलेगा। ठीक है, फादर साहब इंतजार कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये फीलिंग्स, मैं कुछ बातें बताकर आपको इमोशनल नहीं करना चाहता, लेकिन समझ जाओ कि अब अंतिम समय है, या फिर आपको बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, कि लिटमस पेपर नीला हो जाता है जब उसे खालिस्तान के विलयन में डाला जाता है। किस में डाला जाता है भाई? जब उसको क्षार में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, वो नीला हो जाता है। क्षार में डाला जाएगा, बेस में डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा, ये अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो जो अपना सल्फ्यूरिक अम्ल है, कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा, आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो वैसे आपके एग्जाम्स में आने वाला नहीं है, ये कोई दूसरे एग्जाम्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिर अगर आ गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैसी है भाई, ये उदासीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल वाली है, उदासीन वाली। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना मैंने आपको बताया था, तो कैसा हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा, केमिकल परिवर्तन हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। कागज को जलाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? जो जब कागज जल जाता है तो जो हमें काला काला पदार्थ, जला हुआ पदार्थ जो मिलता है, क्या उससे दोबारा कागज बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो क्या हो जाएगा, वो भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का, तो एलपीजी का तो मैंने आपसे पूछा है, तो सीएनजी का मैं बता देता हूं आपको। तो सीएनजी का पूरा नाम हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीएनजी। ठीक है, CO2 का पूरा नाम क्या है? CO2 अभी हमने पढ़ा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जल्दबाजी में कार्बन ऑक्साइड मत कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, ऑप्शंस को अच्छे से देखो, क्या पूछा है और क्या आपको बताना है। ठीक है, चलो। साबुन के अणु में
हाइड्रोफिलिक भाग किसके प्रति आकर्षित होते हैं, यह अपने को बताना है। साबुन और अपमार्जक वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो साबुन के अणु में हाइड्रोफिलिक जो भाग होते हैं वो किसके प्रति आकर्षित होते हैं, ये अपने को बताना है। तो किसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, ये जल के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। किसके प्रति हो जाएंगे भाई, जल के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। पीएच स्केल पर टमाटर का रस किस रेंज में होता है, टमाटर का रस तो किस में हो जाएगा, 2 से 3 में, ठीक है, 2 से 3 के बीच में होता है। सारे के सारे पीएच स्केल मैंने आपको बताया है, जो एग्जाम्स में आते हैं वो सारे मैंने आपके लिए डाल रखे हैं, तो पढ़ जरूर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसके द्वारा की गई, ये अपने को बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसके द्वारा की गई, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई भाई जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा है की गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई है। नाभिक में पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, बताइए। नाभिक है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो नाभिक में पाया जाएगा भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है यानी धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। आयनिक बंध बनता है जब, तो आयनिक बंध कब बनेगा, यानी कि आयोनिक जो बॉन्ड होता है वो कब बनता है, ये जब बनता है जब भाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारे स्थानांतरित होते हैं तब ये बन रहा होता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तब ये बन रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे होते हैं। गैस का दाब बढ़ने पर उनका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा बताइए, कोशिश कीजिए। तो गैस का दाब बढ़ने पर क्या होगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब दाब बढ़ेगा तो वो घट जाएगा। और ये कौन सा नियम है, बोयल का नियम है। नियम वाले सारे क्वेश्चंस मैं कई बार आपको करवा चुका हूं 2-3 क्लासेज में, तो अब दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा देख लेना भाई। निरपेक्ष शून्य तापमान है, तो निरपेक्ष शून्य तापमान कितना होता है, तो ये कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण में है, तो ये आपको बताना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या है। इनमें से परमाणुओं की संख्या समान होती है, केवल अणुओं की संख्या समान होती है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता, ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। बताओ क्या होगा, कोशिश कीजिए। तो ये हो जाएगा परमाणुओं की जो संख्या है वो समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण में, ठीक है। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनमें परमाणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है, मतलब बराबर होती है। ये भी आपके काम का नहीं है। ये देखो फुल फॉर्म, IUPAC का पूरा नाम क्या है, IUPAC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये अपने को बताना है। तो I से क्या हो जाएगा, I से हो जाएगा आपका इंटरनेशनल, U से हो जाएगा यूनियन ऑफ, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है जी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो IUPAC की फुल फॉर्म याद कर लेना, दिमाग में एक बार सेट कर लेना। आई का मतलब इंटरनेशनल है, इंडियन नहीं है, ठीक है। तो इंडियन इसी में दिया हुआ है, इसमें इंटरनेशनल है, पीरियोडिक एटॉमिक नहीं है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, सॉरी। PVC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, PVC है उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, PVC का पूरा नाम, तो PVC का पूरा नाम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा पॉलीविलियन क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PVC का पूरा नाम पॉलीविनियल क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है PVC का।
पीयूसी आपने कई बार नाम सुना होगा ना, हाँ उसी की बात हो रही है। प्रयोगशाला में गैस संग्रहण की जल विस्थापन विधि उपयुक्त होती है, तो बताओ। ठीक है, प्रयोगशाला में गैस संग्रहण की जल विस्थापन विधि उपयुक्त होती है, किसके लिए उपयुक्त होती है बताओ, किस चीज के लिए उपयुक्त होती है? तो किसके लिए हो जाएगी ये? जल में अघुलनशील गैसों के लिए। क्या हो जाएगा? जल में अघुलनशील गैसें हैं उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि जो जल में गैसें नहीं घुलेंगी वो आराम से यूज कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स हो, और आपको एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपका एग्जाम्स हो जाएगा, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना था कि आप सभी ने जो प्यार दिया ना, जो सपोर्ट दिखाया, जो प्यार दिया, वो बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। जो मेरा सपना था कि मैं आर्मी वाले स्टूडेंट को और पढ़ाऊं, क्योंकि फौजी तो मैं काफी सालों से बना रहा था। आपने देखा होगा, अभी मैंने 1-2 दिन पहले भी डाला था कि कितने स्टूडेंट का हम सिलेक्शन करवाते हैं, मैंने सब कुछ डाला हुआ था, कमेंट वगैरह, कुछ परसेंट ही डाले थे। लेकिन दिल को यह तसल्ली नहीं थी कि यार आर्मी वाले स्टूडेंट का और करवाना है। पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी क्लासेस नहीं करवा पाए। शुरुआत भी की, 1-2 क्लास कभी डाली, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन वो सपना आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से पूरा हो गया, तो अच्छा लग रहा है। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने आपके लिए ईमानदारी से मेहनत की है, बेईमानी से कोई भी मेहनत नहीं की। ठीक है, कोई भी बेईमानी नहीं की, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपके माता पिता को अच्छा लगेगा ना आपका सिलेक्शन होगा, आपके भाई बहनों को अच्छा लगेगा, वैसे ही मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप देखो, आपका सिलेक्शन होके चला जाएगा, आप जो कमाओगे वो आपके लिए, अपने घर वालों के लिए कमाओगे। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर ये रहेगा कि हाँ, मैंने इन लोगों का सिलेक्शन करवा दिया है। तो इतने सालों से 2018-19 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब से दिल की तमन्ना थी। तो भाई अब पढ़ लेना, ठीक है, नाम खराब मत करना, सिलेक्शन जरूर लेना है। ठीक है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, और आगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक पूरी मेहनत करता रहूंगा। ठीक है, चलो, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है, ये दिल से निकली हुई बात है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये अपने को बताना है। तो क्या है? क्रिस्टलीकरण का विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है, ये अपने को बताना है। तो अम्लीय वर्षा है वो SO2 और NO2 के कारण होती है। किसके कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है। तो ओजोन परत है वो हमें किससे बचाती है? तो पैराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। जो सूर्य से आ रही होती है ना पैराबैंगनी किरणें, उनसे हमें बचाती है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बेकिंग सोडा है, ये आपको बताना है। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा कौन सा है इनमें से आपको बताना है। बेकिंग सोडा आपको बताना है। तो बेकिंग सोडा कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3 है वो आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, NaHCO3। पित्तल है किसका मिश्र धातु है, ये अपने को बताना है। पित्तल, तो पित्तल किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये अपने को बताना है। तो पित्तल के अंदर तांबा होता है और जस्ता होता है। पित्तल किससे बनता है? तांबे और जस्ते से बनता है। किससे बनता है? तांबे और जस्ते से पित्तल बन रहा होता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण तो एक प्रक्रिया है, कैसी है? तो कैसी हो जाएगी भाई? उष्माशोषी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उष्माशोषी प्रक्रिया हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण है, उष्माशोषी हो जाएगी। एक मोल जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, ये अपने को बताना है। एक मोल जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एक मोल जल में जो अणु होते हैं वो होते हैं 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 इतने अणु होते हैं।
ठीक है, तो 1 मोल जल में अणुओं की संख्या होती है वो होती है 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होता है ये आपको बताना है। विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होता है ये अपने को बताना है। तो उसमें क्या होता है भाई, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। CH3CH2OH बिलोंग टू विच क्लास, यानी किस वर्ग का यौगिक है ये अपने को बताना है। CH3 क्योंकि एग्जाम्स में आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। CH3 CH2 और OH ये कौन से वर्ग का यौगिक है ये बताना है। तो ये हो जाएगा भाई आपका एल्कोहल का। किसका हो जाएगा, एल्कोहल का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है किसका। तो प्रिजर्वेटिव की बात हो रही है कि प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। यानी प्रिजर्व करने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को लंबे समय तक चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से अमल का प्रयोग किया जाता है। तो बेंजोइक अमल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, बेंजोइक अमल का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा आपका, बेंजोइक अमल। याद कर लो, प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अमल का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है भाई, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। तो परमाणु जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, घटती है। अब मैं कुछ आवर्त सारणी के क्वेश्चंस आपको याद करवा देता हूं जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेड है। देखो, आवर्त सारणी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है क्वेश्चंस, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, याद कर लो। इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, इंपोर्टेंट ही है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त व समूहों की सरणी कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में अभी हमने पढ़ा था 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, उसमें समूह होते हैं। ठीक है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो जो तत्वों की आवर्त सारणी है उसका जनक किसे कहा जाता है। तो जो मेंडलीफ होता है उसको तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। तो जो कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, तो ये किसने किया था, डोबेराइनर ने। किसने किया था, डोबेराइनर ने। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया, क्या है, चलो इसको छोड़ते हैं। ठीक है, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, अक्रिय गैस, नोबल गैस जो हमने अभी पढ़ा था, तो वो कौन सी हो जाएगी, हीलियम हो जाएगी, हीलियम गैस हो जाएगा। ठीक है जी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, 118। ये याद कर लेना, कितने तत्व हो जाएंगे आपके, 118 तत्व हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 118 तत्व हो जाएंगे। अक्रिय गैस कौन से समूह में आती है, तो अक्रिय गैस सबसे लास्ट वाले समूह में आती है। तो ये कौन सा समूह है, 18वां समूह। तो जो अक्रिय गैस से होती है ना वो सबसे लास्ट वाले में आती है, 18वें समूह में आती है। सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, छठा, जिसमें कितने तत्व हैं, 32। देखो सबसे बड़ा आवर्त कौन सा हो जाएगा, छठवां हो जाएगा, जिसमें कितने हैं, 32 हैं। सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, पहला है, जिसमें 2 तत्व हैं। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, पहला, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, छठा। पहले में 2 तत्व हैं और जो छठा है उसमें कितने हैं, 32 तत्व हैं। सबसे पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। अभी हमने पढ़ा था ना कि हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो सबसे पहला तत्व कौन सा हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है,
तो इसको हम हैलोजन समूह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हैलोजन समूह के नाम से इसको जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में है उसमें परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। याद रख लेना, एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इनको परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे हल्का धातु कौन सा है? सबसे हल्का धातु कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा, जिसको Li से हम लिख रहे हैं। तो लिथियम सबसे हल्का धातु कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम हो जाएगा। हैलोजन समूह में मुक्ति की सारणी है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। आवर्त सारणी में लंबवत, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको और जो ज्यादा, क्योंकि ये मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इनको पढ़ लेना। एक आधे क्वेश्चंस में जो मिस्टेक थे ना, जो नहीं दिया हुआ, उसको मैं सही करवा के आपके लिए अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आते हैं भाई, डायरेक्ट, कोई बदलाव नहीं है, डायरेक्ट आते हैं। तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेंगे, फिर आप दोबारा रिवीजन कर लेना टेलीग्राम इंस्टाग्राम से। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन को। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो फ्लोरीन है, वो सबसे क्रियाशील धातु होती है। सबसे क्रियाशील धातु फ्लोरीन होती है। किस अधातु में चमक होती है? तो हीरे में आपकी क्या होती है? चमक होती है। तो कौन सी अधातु में चमक होती है? हीरे में होती है। इसके अलावा आयोडीन है, उसमें भी क्या होती है? चमकदार होती है आयोडीन भी। ठीक है, तो किस अधातु में चमक होती है? हीरा, आयोडीन हो जाएगा आपका यहां पर। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अकेरिया गैस कौन सी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अकेरिया गैस कौन सी है, नोबल गैस कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी आर्गन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर्गन हो जाएगी। अकेरिया गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितनी होते हैं? 0 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नया अकेरिया गैस जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नया अकेरिया गैस कौन सा जोड़ा गया है? तो ओगेनसन सेशन है, इसको जोड़ा गया है, ओजी इसको बोलते हैं, ओजी। तो नया अकेरिया गैस है, वो कौन सा जोड़ा गया है? तो आपको याद हो गया होगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम क्या हो जाएगी? सबसे भारी धातु हो जाएगी। ओस्मियम है, सबसे भारी धातु हो जाएगी। गैसों की कुल संख्या आवर्त सारणी में कितनी है? तो आवर्त सारणी में कितनी गैसें हैं भाई? 11 गैसें हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, 11 गैसें हैं आवर्त सारणी में है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में अकेरिया गैस कितनी है? 7 है। और ये आपसे पूछता है, तो इनको पढ़ लो, एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी है आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, निचोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जेनोन हो गया, रेडोन हो गया, यह हमने अभी पढ़ाई था। सफेद सोना, सफेद सोना आज के समय का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनियम को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। प्लेटिनियम है, उसको सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। काला अधातु किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट होता है, उसको काला अधातु कहा जाता है। ग्रेफाइट को कार्बन का अपरूप होता है, आप सभी को मैंने बताया था। सूर्य व तारों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस क्या है? तत्व है। तो क्या हो गया? सूर्य और तारों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे चमकदार धातु कौन सी है? प्लेटिनियम हो जाएगी। विद्युत बल्ब में गैस कौन सी होती है? आर्गन होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही करवाया था कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है। और उसका मैंने आपको वो बताया था, फिलामेंट किसका होता है? तो वो होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है। भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? थोरियम हो जाएगा। ठीक है, थोरियम के ऐसक का नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है मोनाजाइट। क्या बोला जाता है उसको? मोनाजाइट बोला जाता है। यूरेनियम, ये आप देख लेना।
ठीक है, उसमें मान सबसे ज्यादा किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो वो हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? आपकी एल्यूमिनियम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक आयन विभव हीलियम का। ये है सबसे भारी अकेरिय गैस, तो ये हो जाएगा आपका रेडॉन हो जाएगा। सबसे हल्की कौन सी थी? हीलियम थी। और सबसे भारी कौन सी हो जाएगी? रेडॉन हो जाएगी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसमें कोई थोड़ा सा और अपडेट करवा के मैं आपके लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ये अपने को बताना है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, तो विद्युत ऋणात्मक अभी हमने पढ़ा था। अरे सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, यही तो हमने पढ़ा था। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछता है उन सभी से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पीछे वाले का आंसर हमने कर लिया था ना, इसका आंसर हो गया था। हाँ बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई सारे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, तो उसको छोड़ना गलत हो जाएगा ना। सह संयोजक बंध खालिस्तान में साझा होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था जो सह संयोजक बंध है वो किसके कारण बनते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के कारण बन रहे होते हैं। NaCl है जो सोडियम क्लोराइड है, वो किस प्रकार का बंध बनाते हैं? तो जो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा वो किस प्रकार के बंध बनाते हैं भाई? ये तो कैसे बनाते हैं बताओ? तो ये क्या है? आयनिक बंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आयनिक बंध बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो लिटमस पेपर को नीला कौन कर देगा? लिटमस पेपर को नीला किसके द्वारा किया जाएगा बताओ? तो ये किया जाएगा बेकिंग, जो बेकिंग सोडा विलयन होता है उसके द्वारा। किसके द्वारा? बेकिंग सोडा विलयन के द्वारा लिटमस पेपर को नीला। आगे बढ़ते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का आपको बताना है। तो 7 से कम वाले अम्ल और 7 से ज्यादा वाले क्षारीय। तो 7 से कम वाला आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 से कम वाला है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था 7 से कम वाले अम्लीय और 7 से ज्यादा वाले क्षारीय, और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। निम्नलिखित में से कौन अधातु परंतु चमकदार होती है? तो ये हमने अभी पढ़ा था, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन हो जाएगा। इसके अलावा अगर दिया हुआ हो तो हीरा भी हो जाएगा, चमकदार है अपना। ठीक है, अधातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सॉरी, धातुएं हैं। अधातुएं तो क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। और धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। और सबसे ज्यादा कौन सी है? चांदी है, सिल्वर है। चलो, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो एक क्वेश्चन तो हमने अभी पढ़ा था। तो मेरे प्यारे प्यारे क्यूट भाई बहन है, वो इसका आंसर है मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अभी पढ़ाया था, तो ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन से समाप्त होते हैं। बहुत बड़ी क्लास हमने नहीं रखी, क्योंकि डेली पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो ठीक है, 3 क्लासेज मैं आपको दे रहा हूं, 2 से 3 क्लासेज आपके लिए मिलती हैं। इसके अलावा नोट्स वगैरह वो आपको मिलते रहते हैं। तो नोट्स वगैरह है भाई, टेलीग्राम पे देखो 30,000 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो पढ़ रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इंस्टाग्राम पर भी लगभग है वो 20,000 से 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट है जुड़ गए हैं। ठीक है, तो डेली यहाँ पर क्वेश्चंस भी मैं डालता रहता हूँ बहुत सारे, और आज भी मैं आपको डालने वाला हूँ। जो आवर सारणी वाले क्वेश्चंस है ना, ये भी आपको मिल जाएंगे। और आज सुबह भी मैंने डाले हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे जाओगे तो ये वाला सेक्शन आपको दिखेगा, जीके जीएस नोट्स वाला, तो वहां पर आपको मिल जाएगा।
तो इंस्टाग्राम तो सभी चलाते हो, तो इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिनको नहीं पता लिंक कैसे क्या होता है, आप सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पर प्रवीण कटारिया पीके। पीके फुल फॉर्म है भाई प्रवीण कटारिया की ही, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, बहुत कुछ समझने के लिए मिला होगा, अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे कर देना, ना दिल करे तो मत करना भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आपके सिलेक्शन के लिए जो भी महत्वपूर्ण है वो सब करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।